गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखो, हमारे हिस्ट्री में आज का टॉपिक हमारा भारत छोड़ो आंदोलन तक हम पहुंच गए। ठीक है ना। जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक, इसके ना नोट्स जरूर बनाते चले, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम पहले से अपना पहले थोड़ा सा वही डेली की तरह हमें क्या करना है, पहले रिवाइज करना है थोड़ा सा। ठीक, तो लास्ट हम कहाँ तक पहुँच गए थे? भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुँच गए थे। उससे पहले की स्टोरी क्या क्या थी, हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह पढ़ा था। ठीक है ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले भाग लेने वाले कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। ठीक, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में आपको पता होगा कि क्या करना होता था। पहले मजिस्ट्रेट को जाके अपनी सूचना दो कि हम अगले दिन क्या देने वाले हैं, भाषण देने वाले हैं, और फिर भाषण देने के बाद खुद अपनी गिरफ्तारी दे दो। क्योंकि बैठे कौन थे? हमारे गांधी जी। गांधी जी छुड़ा लाते थे। ठीक है ना। तो ये किस लिए था? कि लोगों के दिल से अंग्रेजों का डर खत्म करने के लिए। ठीक, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो था, ये उसकी भारत छोड़ो आंदोलन का एक बेस तैयार हो रहा था। ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन का एक बेस तैयार हो रहा था। तो अब चलते हैं किस पे? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। अच्छा, 8 अगस्त 1940 को क्या था? अगस्त प्रस्ताव। याद है ना? 8 अगस्त 1940 को क्या था? अगस्त प्रस्ताव। ठीक, कौन लेकर आया था? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक, उसके बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था। उसको कौन लेकर आया था? स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक, तो अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन भी कहते हैं, दोनों चीज़ें सेम हैं। वही बात तो किसने की थी? लिनलिथगो ने की थी, और वही बात क्रिप्स प्रस्ताव ने स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या कराया, लेकर आया। ठीक है, तो क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया गांधी जी ने। ठीक, और इसी के बदले गांधी जी ने क्या दिया अंग्रेजों को? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, अब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करते हैं हम। 8 अगस्त 1942 को हुआ भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? मुंबई से। स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी? भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्टिंग मुंबई से। मुंबई में एक मैदान है, ग्वालियर टैंक मैदान। जैसे कि दिल्ली में गांधी मैदान है ना, इस तरह से होता है ना, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मैदान होते हैं, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मुंबई से। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान से। ठीक है ना। ग्वालियर टैंक मैदान बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, जब भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी चल रही थी, सबसे पहले तो आपको मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया था। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था, इसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी, क्योंकि 1939 में क्या स्टार्ट हो चुका था? द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और कांग्रेस को लगा कि अगर हम अब स्टार्ट करेंगे तो वैसे ही इनका दिमाग ठनका हुआ है अंग्रेजों का, तो कुछ ना कुछ ये हमें मतलब कांग्रेस को बंद कर देंगे या फिर कुछ ना कुछ, यानी कि बड़ा काम कर देंगे। तो हमें अभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे। गांधी जी ने कहा कि अभी ये सही टाइम है। ठीक है ना, अभी सही टाइम है ये करने का। तो गांधी जी ने इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए किसको दिया था? जवाहरलाल नेहरू को। तो तब जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि आज मैं 2 धारी तलवार से खेलने जा रहा हूँ। ठीक है ना, 2 धारी तलवार से मैं खेलने जा रहा हूँ, क्योंकि वो इसके लिए एग्री नहीं थे, है ना। और इसी की रूपरेखा उनको बनानी पड़ रही थी। क्लियर। अब जब अंग्रेजों को पता चला कि गांधी जी क्या कर रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, तो गांधी जी ने सब अपने जितने भी उनके साथी थे, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, है ना, सबको लगा दिया काम पे कि सबको क्या क्या करना है, ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करना है। ठीक, अब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया तो अंग्रेजों ने क्या करा? अंग्रेजों ने रातों रात जितने भी बड़े बड़े नेता थे, है ना, जैसे रात में तो अपने वो माइक वाइक चेक कर रहे हैं, है ना, कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, सुबह को ये भाषण देना, जो भी। और रातों रात सारे के सारे क्रांतिकारियों को, सारे के सबको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने। तो ये जो गिरफ्तारी की थी, इसको कहा गया ऑपरेशन 0 आवर। क्या कहा गया? अंग्रेजों ने क्या चलाया? ऑपरेशन 0 आवर। ऑपरेशन 0 आवर। ठीक है ना, ऑपरेशन 0 आवर चलाया। इस ऑपरेशन 0 आवर के तहत सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के? बिहार के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ से उठा के? बिहार, वहाँ से उठा के पटना के कहाँ डाल दिया? पटना के बांकीपुर जेल में डाल दिया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
राजेंद्र प्रसाद को कहाँ डाला? बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल। ठीक। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को कहाँ डाला? हजारीबाग जेल में, हजारीबाग। ठीक, हजारीबाग जेल में डाल दिया। और गांधी जी मेन कौन थे? गांधी जी। भाई कैसे ना कैसे गांधी जी हाथ लग जाए, गांधी जी को भी उठा लिया, गांधी जी। और गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू, गांधी जी के साथ कौन? सरोजिनी नायडू। इन दोनों को डाला पुणे के आगा खां पैलेस में। कहाँ? पुणे के आगा खां पैलेस में, पुणे के आगा खां पैलेस में। अब सारे के सारे जो लोग, सबको पता था कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होगा, है ना। 8 अगस्त से 8 तारीख की रात को इन सबको गिरफ्तार कर लिया। अब जब सुबह को देखते हैं सब कि भैया कहाँ गए राजेंद्र बाबू, सब गायब। इधर देख रहे हैं कि कहाँ गए जयप्रकाश नारायण जी, अभी तो कहते सुबह से आंदोलन स्टार्ट होगा, और गायब। अब अंग्रेजों ने कहा भारतीयों से कि देख लो सारे के सारे नेता गायब हो गए, वो तुम आगे करके चले गए, तुम्हें धोखा दे दिया। यानी कि वही चीज़ अंग्रेजों की पुरानी आदत की फूट डालने वाली। लेकिन अब गांधी जी ने इंडियंस को ऐसा कर दिया था कि वो उनकी बात पर यकीन करने वाले नहीं थे, अंग्रेजों की बात पे। वो समझ गए कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे नेता ऐसे चले जाएं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ज़रूर तुम्हारी कोई ना कोई चाल है, तुमने इसे जेल में डाला होगा उन्हें, हमें तो पता ही नहीं। अच्छा तुम्हें नहीं पता, ठीक है तो सचिवालय चलते हैं। तुम्हें नहीं पता तो सचिवालय तो पता होगा, सारी चीज़ें वहाँ से, मतलब रूल्स जो भी बनते हैं वहाँ से बनते हैं, डिस्कशन जो होता है, ठीक है तो सचिवालय पता होगा। तो बिहार के सचिवालय पे कौन चले गए? सारे के सारे युवा चले गए, सारे स्टूडेंट्स मेन, ठीक है ना। अब सारे के सारे जो कहाँ चले गए? सचिवालय चले गए। अब आधे तो भैया सचिवालय के अंदर घुस रहे हैं, आधे नारे लगा रहे हैं, और कुछ ने तो ऐसे किया उसकी सचिवालय के छत पर चढ़ के और वहाँ से ब्रिटेन का झंडा उतार के भारतीय झंडा लगा दिया। ठीक, तो वहाँ पर जो जिलाधिकारी था, है ना, जिलाधिकारी कौन था? आयर्स। बिहार में सचिवालय में जिलाधिकारी कौन था? आयर्स। आयर्स ने गोली चला दी, ठीक है। और इसमें 7 जो हमारे छात्र थे, 7 छात्र मारे गए। इसको कहा जाता है सचिवालय हत्याकांड। और ये सचिवालय हत्याकांड हुआ कब? 11 अगस्त को। भाई 8 अगस्त को ये स्टार्ट हो गया, कब हुआ? 11 अगस्त को, ठीक है ना, 11 अगस्त सचिवालय हत्याकांड। सचिवालय हत्याकांड समझ आ गया होगा सचिवालय हत्याकांड क्या था, ठीक है ना। भारतीयों ने सचिवालय की जो ऊपर छत पर जिसका वो झंडा लग रहा था ब्रिटेन का, उसको हटा के और अंग्रेजों का लगा था। वो सब के सब क्या थे? युवा थे, सब के सब छात्र थे, ठीक है ना, ये करने वाले। तो अब उन्होंने आयर्स ने सब पे गोली चला दी, है ना। तो उसमें कितने मारे गए? 6-7, 6 कहीं 6 आता कहीं 7 आता, ठीक है ना। इतने छात्र मारे गए थे। इसको क्या कहा? सचिवालय हत्याकांड कहा गया। अब सब जगह भले ही नेता ना हो, है ना, अब इस टाइम पे क्या हुआ? ये जो जयप्रकाश नारायण है, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल की दीवार कूद कर भाग गया। अब अंग्रेज शॉक्ड, ये कैसे नेता है तो जेल वो दीवार कूद के भाग गया। जयप्रकाश नारायण जब दीवार कूद के भाग गए तो ये कहाँ पहुँचे? नेपाल। कहाँ पहुँची? यहाँ से नेपाल, ठीक है ना, नेपाल पहुँचे। और नेपाल पहुँचकर अपना एक अलग संगठन बना दिया, ठीक है ना। नेपाल पहुँचकर क्या कर दिया? अपने एक अलग संगठन बना दिया जिसको कहा गया आज़ाद दस्ता। क्या कहा गया? आज़ाद दस्ता। नेपाल जाकर इन्होंने क्या किया? आज़ाद दस्ता, आज़ाद दस्ता, ठीक है ना। आज़ाद दस्ता एक तरह से इनकी फौज थी। आज़ाद दस्ता के नाम से क्या थी? इनकी एक फौज थी जयप्रकाश नारायण की। कहाँ से लेकर आए थे? नेपाल से, ठीक। अब उनका आज़ाद दस्ता जो था वो ऐसे ही मतलब ओपनली हमला नहीं करते थे। वो कोई ना कोई कुछ कर रहा है ना, कोई चाय पी रहा है, अब देख रहे हैं अंग्रेज आ गया, फटाक से निकाला चाकू, घोंप दिया और चल दिया, सीधा काम खत्म, है ना। यानी कि छुप छुप कर मारते थे अंग्रेजों को, ठीक है ना, चुन चुन के अंग्रेजों को मारते थे, ठीक है। किसने किया? ये आज़ाद दस्ता। किसका था? जयप्रकाश नारायण का, ठीक। इसी बीच क्या हुआ? अब लोग परेशान कि हमारे नेता कहाँ गए, कहाँ गए। तो इस टाइम पे सारे के सारे जो बड़े बड़े नेता थे सब कहाँ थे? जेल में थे। जो इसकी बागडोर जो नेतृत्व करने वाले थे सब कहाँ थे? जेल में थे। तो क्या किया गया? जो वो थी उषा मेहता, है ना, उषा मेहता ने बहुत सारे आंदोलनकारियों के साथ मिलकर कहाँ कब्जा कर लिया? रेडियो प्रसारण पर।
जो रेडियो का, जो यहाँ से रेडियो का प्रसारण होता है वहाँ पर कब्जा कर लिया और वहाँ पर जाकर प्रसारण कर दिया पूरे भारत में कि भारतवासियों जो भी अंग्रेजों की चाल में मत आना। इन्होंने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया और इनको राजेंद्र प्रसाद को उठा के बांकीपुर जेल में डाल दिया, जयप्रकाश नारायण को उठा के हजारीबाग जेल में डाल दिया और हमारे गांधी जी और सरोजिनी नायडू को कहाँ आगा खां पहले से बंद कर दिया है। ठीक है, आप निडर रहिए और भारत की आज़ादी के लिए आपको लड़ना होगा, इस तरह से बोल दिया। ठीक है ना, बहुत अब अंग्रेज परेशान कि रोको, कैसे करके रोको इसे, तो वहाँ अंदर घुसने ना दे अंग्रेजों को। ठीक है ना, तो किसने किया था? उषा मेहता ने रेडियो प्रसारण से क्या बोला था कि हमारे सारे के सारे जो हमारे नेता हैं सबको इन्होंने, अंग्रेजों की चाल है, इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, और किसको कहाँ कहाँ किया, और जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग जेल से दीवार कूद कर भाग गए हैं, आप उनका साथ दीजिए। ठीक, इस तरीके से, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी अंग्रेजों को, आप खुद ही काफ़ी हैं। ठीक है ना, हम इस आंदोलन को अच्छे से आगे लेकर जाइए। अब ये बात पूरे भारत में पता चल गई, फिर तो यहाँ के फिर तो और भी ज़्यादा भड़क गए सब के सब, अच्छा ऐसा करेगा। फिर तो जो वे थे ना, मतलब यहाँ की जो फीमेल्स थी इंडियंस, उन्होंने भी अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। इसमें बहुत सारे, मतलब सभी ने इसमें भाग लिया। देखो अंग्रेज परेशान, एक तो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, उधर से तो जर्मनी ठोक रहा है ना, और इधर से जापान बढ़ता जा रहा है, जापान ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। ठीक, जापान बढ़ता जा रहा है। अब क्या हुआ कि, और भारत में देखो, भारत में भैया गरम दल वाले तो मारते ही, आज नरम दल वाले भी मार रहे हैं, नरम दल वाले मार रहे हैं, महिलाएं मार रही हैं, छात्र मार रहे हैं, कोई नहीं छोड़ रहा। अंग्रेजों का दिमाग खराब। इस बीच क्या होता है ये आप समझ गए, है ना। रेडियो प्रसारण किसने किया था? उषा मेहता ने। उषा मेहता, रेडियो प्रसारण किसने किया था? उषा मेहता, उषा मेहता। ठीक है ना, रेडियो प्रसारण, रेडियो प्रसारण। ठीक है ना। इस बीच क्या हुआ, जब ये कांड सचिवालय वाला कहाँ हुआ, सचिवालय जो हत्याकांड हुआ कहाँ हुआ था? बिहार में। ठीक है ना, बिहार में हुआ था, बिहार में हुआ। अब बिहार का जो मतलब यूपी का जो बलिया डिस्ट्रिक्ट है वो बिहार से सटा हुआ है। यूपी का बलिया, भाई बलिया से आगे बक्सर, मतलब बक्सर कहाँ? बिहार में। बलिया कहाँ? यूपी में। तो जब ये सब पता चला तो यहाँ की बलिया, है ना, यूपी के बलिया जिले के कौन थे? चीतू पांडे, है ना। बलिया के कौन थे? चीतू पांडे। चीतू पांडे ने खुद को आज़ाद घोषित कर लिया कि भारत आज़ाद हो गया। है, भारत आज़ाद हो गया, कैसा आज़ाद हो गया? न भाई, बलिया आज़ाद हो गया, आज से यहाँ हम नहीं मानेंगे अंग्रेजों की, यहाँ से हम, यहाँ हमारी सरकार चलेगी। ठीक है ना। तो 1942 में क्या आज़ाद हो गया? बलिया आज़ाद हो गया। अब अंग्रेज परेशान हैं, ये कौन सी चीज़ है? ऐसी भी आज़ाद, मतलब ये आज़ादी किस तो मिलेंगे? ठीक है ना। तो कौन आज़ाद हो गया? बलिया। अब बलिया ने, जो चीतू पांडे थे, चीतू पांडे ने क्या कर दिया, वहाँ पे समानांतर सरकार चला दी। उसने कहा कि भैया देखो ये हमारी गवर्नमेंट है, समानांतर इनकी पैरेलल गवर्नमेंट, अंग्रेजों की अलग थी, बलिया वाली अलग चलेगी। ठीक है, अंग्रेज अगर कोई आएगा उस पर यहाँ पर टैक्स लगेगा, इस तरीके से। ठीक, तो ये चीतू पांडे ने क्या किया बलिया में, एक तो हो गया देखो बलिया। अब ऐसा देख अब अंग्रेज परेशान कि अगर ऐसा हो गया जैसे बलिया ने किया, फिर तो सब ऐसे अलग होते चले जाएंगे कि हम भी आज़ाद, हम भी आज़ाद, तुम भी आज़ाद, सब आज़ाद हो जाएंगे। ठीक, अब बलिया को देखती कौन? महाराष्ट्र में कौन था? सतारा, महाराष्ट्र में सतारा। ठीक, बलिया को आज़ाद किसने किया? चीतू पांडे, चीतू पांडे। और सतारा में भी सेम यही हुआ। सतारा में कौन थे? नाना पाटिल, नाना पाटिल। ठीक है, इन दोनों ने क्या कर दिया? समानांतर सरकार घोषणा कर दी। किसकी? समानांतर सरकार, समानांतर सरकार, समानांतर सरकार की घोषणा कर दी। ठीक है ना, किसकी घोषणा कर दी? समानांतर सरकार की घोषणा कर दी। क्लियर। अब ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन दो जगह जो थी उन्होंने समानांतर सरकारी घोषणा की थी, या फिर किसी ने अपने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। ठीक है, तो क्या थी? बलिया और सतारा। बलिया से कौन? चीतू पांडे। सतारा से कौन? नाना पाटिल। ठीक है, रेडियो में प्रसारण, अच्छा एक सेकेंड रिवाइज करते हैं ऐसे ही। देखो, रेडियो से प्रसारण किसने किया था? उषा मेहता ने। रेडियो से प्रसारण किसने किया? उषा मेहता ने। रेडियो से प्रसारण उषा मेहता। ठीक है, आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने। आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने। इसी आंदोलन में जब ये भारत छोड़ो आंदोलन था, तो इस आंदोलन में एक चीज़ और कि गांधी जी ने 9 अगस्त को, 8 अगस्त को स्टार्ट हुए, 9 अगस्त को करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो,
किसने दिया? गांधी जी ने। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किसका नारा दिया? करो या मरो का। 9 अगस्त को। 11 अगस्त को क्या हो गया? सचिवालय हत्याकांड। 11 अगस्त को सचिवालय हत्याकांड। क्लियर। ऑपरेशन 0 आवर के तहत क्या हुआ था? सारे नेता को रातों रात पकड़ के जेल में डाल दिया था, ठीक। अब धीरे धीरे क्या होता है भाई, कोई भी आंदोलन हो, धीरे धीरे अंग्रेज उसको समाप्त कर देते थे। तो धीरे धीरे भारत छोड़ो आंदोलन भी क्या होने लगा? ठंडा पड़ने लगा, ठीक। अब इसमें इसी भी देखो 42 में ही हुआ, 42 के बाद 43 गया, 44 गया, है ना, 45 गया। इसी बीच कौन काम कर रहे थे? आज़ाद हिंद फौज वाले भी काम कर रहे थे। आज़ाद हिंद फौज को मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी, किसने उसकी स्थापना की, क्योंकि उससे जुड़े कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को भी उसी में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आप ये समझ लो कि आज़ाद हिंद फौज एक्टिव थी। आज़ाद हिंद फौज भी दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी किसको? अंग्रेजों को, ठीक। अब आज़ाद हिंद फौज भी एक्टिव थी। तो जब क्या हुआ, जब 1945 आया, 1945 आया, तो 1945 के दौरान 1945 में आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका ने जापान पर क्या परमाणु बम गिर दिया था, है ना। अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिरे थे ना, हिरोशिमा पर, नागासाकी पर। तो जापान ने सरेंडर कर दिया, जापान तो बर्बाद हो गया। अब जापान से जो हथियारों की सप्लाई किसको हो रही थी? आज़ाद हिंद फौज को, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए थे? जर्मनी गए पहले। चलो इस वाले चैप्टर को आप यहीं पे बस इतना समझो कि आज़ाद हिंद फौज एक्टिव थी, लेकिन 1945 में जब जापान पर क्या हो गया, परमाणु बम गिर गया, तो जापान ने तो सरेंडर कर दिया। अब जापान ने हथियारों की सप्लाई बंद कर दी, तो आज़ाद हिंद फौज भी खत्म होगी, है ना। और ख़त्म का तो मेन रीज़न ये है कि 1945 में जब खत्म होगी, फिर जापान से कहाँ इंडिया वापस आ रहे थे फ्लाइट से? कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो बीच में ताइवान में उनका प्लेन क्रैश हो गया, सुभाष चंद्र बोस का, उनकी भी मृत्यु हो गई। सोचो। तो 1945 में क्या था? 1945 में कहीं से भी आसान नहीं दिख रहे थे, कुछ हो सकता है, क्योंकि सारे नेता जेल में, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। उधर जो कौन बैठा है? विंस्टन चर्चिल, वो तैयार नहीं कुछ भी समझौता करने के लिए, है ना, कि आज़ादी का नाम भी ले ले। लेकिन इसी बीच किस्मत अच्छी कि चुनाव का टाइम आ गया। 1945 में क्या हुए? ब्रिटेन में क्या होगी? चुनाव हो गई, यानी कि विंस्टन चर्चिल के जाने का टाइम आ गया। अब विंस्टन चर्चिल के जाने का जो टाइम आया, तो दूसरे कौन थे? दूसरे यानी कि विपक्ष में जो उनके साथ खड़े हुए थे, कौन थे? क्लीमेंट एटली। याद है ना, आपको बताया था मैंने कि साइमन कमीशन में जो सदस्य आए थे, 7 सदस्य, उसमें क्लीमेंट एटली भी भारत आया था, साइमन कमीशन में था, ठीक है ना। क्लीमेंट एटली ने कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया ब्रिटेन का, तो भारत को मैं आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि भारत को संभालने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। मैं वहाँ से अपनी सेना वापस बुला लूँगा और मैं भारत को आज़ाद कर दूंगा। तो इसमें फिर बहुत सारा, मतलब उसको जिताने में भारतीयों ने बहुत एड़ी तक जोड़ लगा दिए। जो वहाँ पे इंडियंस थे, उन्होंने रात को उसके पर्चे वगैरह छापे, है ना, उसका बहुत ज़्यादा प्रचार किया क्लीमेंट एटली का। और हुआ भी ऐसे ही, क्लीमेंट एटली जीत गया, फिर उसने ही भारत की आज़ादी पर साइन किए थे, ठीक। तो ये हम बहुत आगे पहुँच गए, ये समझ लो। मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म ही कर दी, लेकिन अब वापस चलते कहाँ पर? हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। इतना आपको समझ आ गया होगा कि स्टोरी क्या है। क्योंकि देखो, अब तो ये स्टोरी है, अब तो कोई भी बता देगा ऐसा हुआ, लेकिन सोचो उस टाइम पे जिन लोगों ने फील किया होगा, उस टाइम पे जिसने इसको जिया होगा, सोचो उन्होंने क्या क्या बर्दाश्त किया था, क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा भारत छोड़ो आंदोलन ख़त्म। अब इसमें आ जाओ, देखो वेवेल योजना, जब कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, है ना। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो कौन था वायसराय? कौन था? लिन लिथगो। वायसराय कौन था? लिन लिथगो। अब लिन लिथगो से कुछ खास हुआ नहीं यहाँ पे, है ना। तो ब्रिटेन ने कहा कि लिन लिथगो बेटा तू वापस आ, अब हम दूसरे को भेजते हैं। तो अब जो वायसराय कौन आया? वेवेल आया। वायसराय कौन आया? वेवेल आया, वेवेल, ठीक है, वेवेल आया। और वेवेल जो आया, वेवेल लेकर आया अपनी वेवेल योजना। वेवेल क्या लेकर आया? अपनी वेवेल योजना लेकर आया, ठीक। वेवेल योजना क्या थी? अब भाई वेवेल जो योजना बना कर आया था वो थी वेवेल योजना, है ना। वेवेल योजना, देखो सबसे बड़ी बात मैंने आपको बता दी कि ये जो थे ब्रिटेन वाले, इनका हेडेक क्या था, क्यों ये बिदके हुए थे? सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, है ना। यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, सब मार रहे थे, महिलाएं हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, नरम दल गरम दल, सब मार रहे थे, ठीक। और दूसरी बात कि जो यहाँ पे क्या था, जो हमारी पार्टीज़ थे अलग अलग, जैसे मुस्लिम लीग हो गया, है ना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, मेन तो यही था,
भाई 90% तो इन्हीं का था, मुस्लिम लीग सबसे तो ऊपर, कांग्रेस, उसके बाद मुस्लिम लीग। और दूसरी बात, जो हमारे सैनिक थे जो ये लेकर गए थे 3 लाख सैनिक, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे ब्रिटेन की तरफ से कि हम तो नहीं लड़ रहे। ठीक, तो वेवेल योजना में ये लेकर आया कि आप सारी की सारी पार्टियों को एक साथ बिठा के उनमें आपसी समन्वय करें, है ना, उनको एक करें, और फिर क्या करें, फिर उनसे बात करें, ठीक है ना, कि हम आपके लिए ऐसा ऐसा करेंगे जिससे कि भारत में, यानी कि भारत में शांति बन जाए, क्योंकि भारत में शांति बनानी बहुत ज़रूरी थी ब्रिटेन वालों के लिए। ठीक, भारत में शांति को बढ़ाने के लिए वेवेल ये लेकर आया था। अब ये तो हो गई वेवेल योजना। अब इस वेवेल योजना पर डिस्कस करने के लिए इसने सारी पार्टियों को कहाँ बुलाया, शिमला में बुलाया। सारी पार्टियों को कहाँ बुलाया, शिमला। देखो उस टाइम पे ना 2 हमारी कैपिटल होती थी, तो शिमला जो थी हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी, शिमला ग्रीष्मकालीन, ठीक है, यानी कि गर्मियों की, क्योंकि शिमला में तो ठंड होती है, तो गर्मियों में ठंड वहाँ पे पहुँच जाओ। ठीक, तो इसने कहाँ बुलाया, शिमला में बुलाया। अब जो शिमला में बुलाया उसको क्या कहा गया, जब सारे के सारे आए शिमला में, तो उसको क्या कहा गया, शिमला सम्मेलन। क्या कहा गया, शिमला सम्मेलन। शिमला, उसको क्या कहा गया, शिमला सम्मेलन कहा गया, ठीक है ना, शिमला सम्मेलन कहा गया। अब ये सारी बात कब की होगी बताओ, ये सारी बात कब की होगी, 1945 की। ठीक, 1945, 14 जून और 24 जून, 14 जून और 24 जून, देखो ये क्या है, 14 जून 1945 को क्या लेकर आया था, ये वेवेल योजना लेकर आया था। अब इस वेवेल योजना पर डिस्कशन के लिए इसने क्या बुलाया, शिमला सम्मेलन बुलाया। ये 24 नहीं 25 जून 1945, ठीक है ना, 25 जून 1945। यहाँ तक आने पर भारत छोड़ो आंदोलन खत्म हो चुका था, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन खत्म हो चुका था। कोई ऐसा नहीं दिख रहे थे कि हमारा भारत को जल्दी से आज़ादी मिलेगी। ठीक, तो 14 जून 1945 को वेवेल योजना लेकर आया, और उसने जो योजना पर डिस्कस के लिए क्या बुलाया, शिमला सम्मेलन बुलाया 25 जून 1945 को। तो मेनली 2 पार्टी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, ठीक है ना, चाहे हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, है ना। मुस्लिम लीग क्या था, समझ गए, तो किसको, कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को। अब इसमें क्या होता है, इसने कहा, वेवेल ने क्या कहा शिमला सम्मेलन में, कि देखो हमारा जो वेवेल क्या था, वायसराय था, तो वायसराय का जो परिषद होता है, वायसराय परिषद, वायसराय परिषद, ठीक है ना, यानी कि काउंसिल ऑफ वायसराय। ठीक, वायसराय परिषद में टोटल 14 सदस्य होते थे। कितने सदस्य, 14 सदस्य। इन 14 सदस्य में से आप ऐसे करो, 2 तो हम ले लेते हैं, अगर 14 के 14 दे देगा तो सबसे बड़ा वायसराय वाला भारतीय बन जाएगा। तो इनको क्या कहना था कि 2 तो हम ले लेंगे, 14 सदस्य में से 2 कौन लेंगे, इंग्लैंड वाले, और इन 2 में भी कौन होगा, वायसराय हमारा होगा, सेनापति हमारा होगा। यानी कि जो 2 बड़े बड़े मेन है ना, वायसराय और सेनापति किसको होगा, इंग्लैंड को होगा, जो ये 2 गए इनके पास। ठीक, इंग्लैंड के 2, किसके, इंग्लैंड के। दो किसके, इंग्लैंड के। ठीक, बचे कितने, 12 होगी किसके, भारतीयों के। फिर वेवेल ने कहा कि इन 12 में से भी 6 कौन, 6 तो हो जाएंगे मुस्लिम, 6 तो मुस्लिम, ठीक है ना, और 6 सदस्य हो जाएंगे अदर कास्ट के, 6 सदस्य हो जाएंगे किसके, अदर कास्ट के। ठीक, 6 तो मुस्लिम को दे दिया, क्योंकि उस टाइम पे आप देखो, अगर हम पाकिस्तान को और बांग्लादेश, तो भारत में ही था, तो पाकिस्तान बांग्लादेश को आप अभी भी सोचो, दोनों को एक साथ मिला दो तो 50% जनरेशन मोमेंट्स की हो जाएगी, है ना। तो इसलिए 6 किसको दे दिए, मुस्लिम्स को दे दिए, और 6 में दे दिए अदर कास्ट के, किसी को बना लो। ठीक, इन 12 में से। अब जो उस टाइम पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे टाइम तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक, क्योंकि कांग्रेस में जातिवाद था ही नहीं, वो लोग अपने देश को देखते थे, ठीक है ना। उस टाइम पे जातिवाद कांग्रेस में बिल्कुल नहीं था, वैसे आज भी नहीं कह सकते ना। तो 6 किसको देना था, अदर कास्ट को। अब इसमें देखो, इस टाइम पे कांग्रेस का अध्यक्ष ही कौन था, अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि एक मुस्लिम था। अब इन्होंने फिर जो 6 अदर कास्ट के थे, इसमें कांग्रेस ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, इसमें से हम 2 तो रख लेते हैं मुस्लिम को, सॉरी हिंदू को, 2 तो रख लेते हैं हिंदुओं को, 2 हिंदू को रख लेते हैं हम, और बाकी जो 4 हैं वो
एक एक सिख को रख लेंगे, एक हिंदू को, एक मुस्लिम को, ठीक है ना, इस तरीके से रख लेंगे। लेकिन ये जो यहाँ पे जो जिन्ना था भाई, मुस्लिम लीग से कौन था? जिन्ना। जिन्ना मुस्लिम लीग से कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना जिन्ना का ये क्या, क्योंकि इसको तो बवाल करना था, सिर्फ इसको चाहिए था पाकिस्तान, ठीक। इसने क्या कहा कि देखो अगर ये जो 6 तो यहाँ पे मुस्लिम हो गए, तो आपने जो यहाँ पे 2 क्या रखे हैं? हिंदू, और उसके बाद भी मुस्लिम है। मौलाना जो अबुल कलाम आज़ाद है वो मुस्लिम है आपके में। ऐसा नहीं है, अगर कोई मुस्लिम होगा तो मुस्लिम लीग से ही जाएगा, यानी कि आप कोई मुस्लिम नहीं रख सकते, ठीक। अब ये कौन सी बात है? यानी कि मुस्लिमों का कहीं पैगंबर हो गया कि यही उनका क्या करेगा, उनका फ्यूचर देखेगा, ठीक है। इनकी फ्यूचर की बात इसको क्या हक है जिन्ना को कहने का? भाई कोई कैसे भी रखो, सभी मेन चीज़ होनी चाहिए उनकी एबिलिटी, है ना, वो इंसान कैसा है। लेकिन इसका फोकस किस पे था? हिंदू मुस्लिम पर, जिन्ना का। जिन्ना समझ गए ना, जिन्ना का क्या कहना था कि यहाँ से जो भी जाएगा ना, जो भी मुस्लिम होगा वो मुस्लिम लीग का ही होगा, कांग्रेस में मुस्लिम नहीं हो सकते। और कांग्रेस में कांग्रेस के जो अध्यक्ष ही कौन थे? मुस्लिम थे, अबुल कलाम आज़ाद। तो इस बात पर हो गया बवाल। जब थोड़ा सा इस पे बात सी बिगड़ी, जब इस पर बात बिगड़ी, तो फिर जिन्ना ने क्या कह दिया? जिन्ना ने कह दिया कि हमें चाहिए अलग देश। फिर और ज़्यादा बात बिगड़ गई, है ना। जब इसने कहा कि हमें क्या चाहिए? अलग देश चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए हमें, तो और ज़्यादा बात बिगड़ी। कांग्रेस वाले तो खड़े हो गए कि हमें नहीं चाहिए। तो इस वजह से, जब ये जिन्ना की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे झगड़ा हुआ, बात बिगड़ गई, तो शिमला सम्मेलन क्या हो गया? विफल हो गया, ठीक है ना। शिमला सम्मेलन विफल रहा, इसकी घोषणा किसने कर दी? वेवेल ने कर दी कि शिमला सम्मेलन विफल रहा। और विफल क्यों रहा आप समझ गए, ठीक है ना। विफल क्यों रहा आप समझ गए होंगे, क्लियर। शिमला सम्मेलन। अब वापस से देखो, जब ये जिन्ना ने देख लिया कि भैया मेरी तो चली ही नहीं, मानी तो है नहीं इसकी, है ना, जिन्ना की मानी थोड़ी ना, जो ये कह रहा था ये तो मानी नहीं बात, पाकिस्तान को बस सब भड़क गए। अब जिन्ना ने सोचा भैया अब आसानी से तो पाकिस्तान मिलने वाला नहीं है ना, आसानी से तो पाकिस्तान मिलने वाला नहीं है, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब कराओ तुम कोई बड़ा कांड, अब करो दंगे। यानी कि कंडीशन देखो, अगर बिल्कुल देखें कि नॉर्मल वे में, यानी कि पॉजिटिव या आसानी से कि कह दे कि हमें पाकिस्तान दे दो, दे दे, कोई अपनी 1 बीघा ज़मीन ना दे, है ना, बिना किसी बात के। तो जिन्ना ने सोचा कि अगर मैं ऐसी मांगूंगा तो मिलने वाला है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से बन जाओ कि ये क्या सोचे कि कैंसर की तरह, कि भैया कैंसर इसको निकालो, ठीक है ना। कंडीशन ऐसी आ जाए कि ये इनके दिमाग में ऐसा हो जाए कि बस दफ़ा करो, निकलो यहाँ से, ठीक है ना, बस सुकून से रहने दो। तो इसने वही काम किया। जैसे ही ये हुआ कब? 1945 में। इसके बाद जिन्ना ने क्या किया? 16 अगस्त 1946 को, आज़ादी से ठीक 1 साल पहले, 16 अगस्त 1946 को, डेट याद रखना, 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने क्या बनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। यानी कि अब जो इनडायरेक्ट वे में कुछ नहीं होगा, अब जो भी होगा ना प्रत्यक्ष होगा, यानी कि डायरेक्ट एक्शन होगा। क्या कहते हैं इसको? डायरेक्ट एक्शन प्लान। क्या कहा जाता है इसको? डायरेक्ट एक्शन प्लान, ठीक है ना। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने बनाया? जिन्ना ने। अब ये दिवस जो था, आप ये मत समझो कि सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ नहीं, इसमें दंगे कराए गए थे। इतने होते ना सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुस्लिम को लेकर, मुसलमान हिंदू को मार रहा है, हिंदू मुसलमान को मार रहा है, इस तरीके से ना, इतनी बुरी तरीके से इसने दंगे कराए ना पूरे भारत में। अब सब परेशान। इनको सुलझाने के लिए, भाई अंग्रेजों का तो कोई मतलब था ही नहीं, अंग्रेज क्यों सुलझाएंगे भाई, आपस में कट के मर जाओ, उनका क्या जा रहा है, ठीक है ना। अंग्रेजों ने कुछ नहीं कहा। और इनको जो सबसे बड़ा दंगा हुआ था बंगाल के नोआखली में, इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो बनाया था ना, मतलब इस दौरान सबसे बड़ा दंगा कहाँ हुआ था? बंगाल के नोआखली में। कहाँ? नोआखली, बंगाल के नोआखली में, ठीक है ना, सबसे बड़ा दंगा हुआ था। हजारों आदमी मरे थे इसमें, इस दंगे में। अब इसमें इतना बवाल हो गया, फिर कोई नहीं गया इनको सुलझाने के लिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें क्या मरना है, खाम खा के मरन दो, है ना, हमारा तो कुछ इसमें हाथ है ही नहीं। और अंग्रेज का कोई मतलब, खड़े होकर देख रहे, खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, ठीक है ये इसने मार दिया, तू भी मार दे इसको, ठीक है ना, इस तरीके से। अब गांधी जी तो चुप बैठने वाले थे नहीं, भाई इंसानियत का कत्ल हो रहा था यहाँ पे। तो गांधी जी वहाँ पर गए। सोचो, जहाँ लोग तलवार लेके बिल्कुल खून उनके सर पे था, है ना, इस ऐसी सिचुएशन में गांधी जी वहाँ गए और गांधी जी ने उनको समझाया, ठीक, गांधी जी ने उनको समझाया कि देखो तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब आपस में भाई भाई होकर आप लड़ रहे हो। ये जो अंग्रेज खड़े हैं, अगर कोई नॉर्मली किसी को चांटा मार देगा ना,
या अंग्रेज को कुछ कह देगा तो ये उठा के तुम्हें जेल में डाल देंगे और तुम पे दुनिया भर के केस ठोक देंगे, ठीक है। अब तुम आपस में कट रहे हो तो देखो कैसे मज़े ले रहे हैं। इस तरीके से उनको बहुत अच्छे समझाया, ठीक है। मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती लेकिन आप समझ सकते हैं। तो गांधी जी ने इस तरीके से उनको समझाया। तो गांधी जी का जो भाषण था या गांधी जी ने जो उनसे कहा वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव था कि सब हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, गांधी जी के पैरों में तलवार डाल दी, ठीक है ना। तो अंग्रेज तो देख रहे थे खड़े हुए, सोचो इतने बड़े दंगे को गांधी जी ने अकेले आकर रोक दिया। इस टाइम पर अंग्रेजों ने क्या कहा था, 1 मैन बाउंड्री फोर्स, यानी कि एक इंसान आया और दीवार बनाकर चला गया, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना कि 1 मैन आर्मी और 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसको कहा गया था, गांधी जी को। किसने कहा था, अंग्रेजों ने कहा था। तो इस वक्त कहा था, क्लियर। तो ये आप समझ गए वेवेल योजना क्या है, शिमला सम्मेलन क्या है। अब इसमें आपने देखा कि मतलब ये मुस्लिम लीग का है ना, मुस्लिम लीग का एक बार चलो और रिवाइज कर लेते हैं। मुस्लिम लीग और इसी में अभी आपने जिक्र किसका सुना था, आज़ाद हिंद फौज का, आज़ाद हिंद फौज का जिक्र सुना था, है ना। तो आज़ाद हिंद फौज को कवर कर लेंगे। आज़ाद हिंद फौज कैसे कैसे किसने इस्टेब्लिश की थी, कि रास बिहारी बोस ने बनाई थी, है ना। लेकिन बाद में जो उसके सेनापति कौन बन गए थे, सुभाष चंद्र बोस बन गए थे। तो आज़ाद हिंद फौज के साथ ही हम सुभाष चंद्र बोस को जो मतलब स्टार्टिंग उन्होंने क्या क्या किया है ना, उनके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो चल रहा है उससे आप लिंक करते चलो, है ना, उसको फिर स्टार्टिंग से दोबारा से पढ़ लेंगे। जैसे कि मुस्लिम लीग मैंने आपको पहले बता दिया था, तो मुस्लिम लीग का जहाँ जहाँ हाथ था वो हम बताते जा रहे हैं। अब मुस्लिम लीग को फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि शुरू में क्या हुआ था। देखो मुस्लिम लीग जो था, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो उस टाइम पे वायसराय कौन था, मिंटो था, मिंटो सेकंड, है ना। मुस्लिम लीग, ठीक। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, ठीक है ना, स्थापना। इस टाइम पे वायसराय कौन था, मिंटो सेकंड था, मिंटो सेकंड। अब वायसराय मिंटो सेकंड था, तो मिंटो सेकंड क्या लेकर आया था, मिंटो सेकंड द्वितीय क्या लेकर आया था, भारत शासन अधिनियम 1909। क्या लेकर आया था, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1909 लेकर आया, ठीक है ना। इस भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत क्या दिया गया, मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मुस्लिम को क्या दिया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है ना। भारत शासन 1909 के तहत क्या दिया गया, मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। तो अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र के सपोर्ट में कांग्रेस नहीं थी, तो यहीं से मुस्लिम लीग का कांग्रेस का क्या हो गया था, विवाद हो गया था। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, खान बंधु यानी कि भाई, बताया था वैसे पहले भी। खान बंधु में कौन कौन, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ठीक है। अब इन्होंने एक पार्टी बनी, भाई ये तो कोई गलती है नहीं, पार्टी बनाई पार्टी बनती है ना, यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन जब 1906 में इन्होंने पार्टी बना दी, ठीक। लेकिन जब मिंटो सेकंड आया वायसराय, तो इस ये क्या लेकर आया, भारत शासन अधिनियम 1909 लेकर आया। इस भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत क्या होगा कि मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। यानी कि मैंने आपको पृथक निर्वाचन क्षेत्र बता ही दिया कि एक पर्टिकुलर जगह पर क्या होगा, सारे जो बनेंगे, जो भी मतलब उसमें जिनका भी चुनाव होता है, समझिए ना, प्रधान से लेकर ऊपर तक सब कौन बनेंगे, मुस्लिम बनेंगे, ठीक, इस तरीके से। तो जब भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा हुई तो कांग्रेस इसके अपोजिट होगी, यानी कि मुस्लिम लीग में और कांग्रेस में विवाद हो गया, है ना। अब ये जो है ये नींव रख दी थी यहीं पर 1909 में ही। किसकी नींव हो गई थी, पाकिस्तान की, क्योंकि मिंटो सेकंड को पता था कि आगे जाकर कुछ ना कुछ बवाल होगा। इसने कहा भी था, मिंटो ने कहा था कि मैंने आज एक जहर का बीज बो दिया है और एक आने वाले समय में एक वृक्ष बन जाएगा। तो ये जहर का बीज कब बोया था, 1909 में, ठीक। अब इसी वजह से मिंटो सेकंड को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सांप्रदायवाद का जनक, है ना। यानी कि संप्रदाय अलग अलग करने वाला, संप्रदायवाद का जनक किसको कहा जाता है, मिंटो सेकंड को कहा जाता है, ठीक। अभी देखो इस टाइम पे गांधी जी तो थे नहीं, यहाँ पर। गांधी जी 1915 में भारत आए हैं। अगर गांधी जी यहाँ पर होते तो क्या ऐसा होने देते,
आपको मैंने पढ़ाया 1932 में अनुसूचित जाति को किसने दिया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, तो गांधी जी ने क्या चलने दिया? यही हाल होता उसमें भी, है ना। यहाँ पे आके धीरे धीरे ऐसी पाकिस्तान बन गया था फिर, ठीक है ना। तो इस टाइम पे गांधी जी नहीं थे, और देखो गांधी जी ने बात किसकी नहीं मानी भाई, गांधी जी की बात किससे हुई थी? रैमजे मैकडोनाल्ड से, जो कि प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री टेबल से उठ कर आ गए थे उसको मना करके, और ये तो वायसराय था। यानी कि भारतीयों में इतनी ताकत नहीं थी गांधी जी से पहले कि वायसराय की बात को मना कर दे कि इस अधिनियम को, ये जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है इसको ना होने दे, ठीक है ना। आप समझ सकते हो कि जो लोग यानी कि गांधी जी को बुरा कहते हैं, उनकी क्या थिंकिंग होगी, या फिर उन्होंने क्या हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक। तो ये क्लियर है। अब 1909 में क्या हो गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो गया। फिर क्या आता है 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, ठीक है। इस कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल, ठीक है, गरम दल और मुस्लिम लीग, इनमें क्या होगी, सुलह हो गई, यानी कि सब एक हो गए। एक होने का मतलब क्या है कि जो जिस बात के ऊपर ही क्या थे, खफा थे, गुस्सा थे कि हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं कराना, वो बात इन्होंने मान ली कांग्रेस ने। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती तो यही होगी। अब इसमें गांधी जी क्या थे, गांधी जी तो मेहमान के गेस्ट के रूप में गए थे, वो क्या कुछ कर सकते थे, वो तो सिर्फ देख रहे थे। वैसे भी उनके जो गुरु थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा था कि आप भारत जाओ, है ना, लेकिन 1 साल तक आपको कुछ नहीं करना, 1 साल तक आपको एक छात्र जीवन गुजारना है, यानी कि सीखना है, सिर्फ देखना है, सबको ऑब्जर्व करना है कि भारत में हो क्या रहा है, ठीक है ना, किसकी पहुंच कहाँ तक है और कौन कितने पानी में, ये सब देखना है, ठीक है। या अंग्रेज किस किस तरीके से क्या क्या नीति चलाते हैं, 1 साल तक आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो गांधी जी ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ना ही वो कुछ कर सकते थे क्योंकि वो गेस्ट थे, ठीक है ना। तो नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग क्या हो गई, यहाँ पर एक हो गई लखनऊ अधिवेशन में। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक। अब क्या होता है, अब इसका मुस्लिम लीग का, हम क्या पढ़ रहे हैं, मुस्लिम लीग पढ़ रहे हैं ना, मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है भाई। जैसे कांग्रेस के होते हैं तो मुस्लिम लीग के भी होते होंगे, ठीक है ना। मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ 1940 में, मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ 1940 में। अच्छा, अधिवेशन से पहले आप ये देखो कि सबसे पहले द्विराष्ट्र की बात किसने कही थी, यानी कि 2 राष्ट्र होने चाहिए, या इसकी कह सकते हैं द्विराष्ट्र की संकल्पना किसने ली थी, द्विराष्ट्र की बात, द्विराष्ट्र किसने की थी, अल्लामा इकबाल ने। इकबाल पता ना सबको, अल्लामा इकबाल ने क्या लिखा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, ठीक है। किसने लिखा, इकबाल ने। तो इकबाल ने पहले, फिर ये मोहम्मद अली जिन्ना के उसमें आ गया संपर्क में, तो इन्होंने फिर क्या द्विराष्ट्र की बात कर दी, ठीक। अब आता है कि पाकिस्तान, पहली बार शब्द पाकिस्तान वर्ड किसने दिया, पाकिस्तान किसने दिया, चौधरी रहमत अली ने दिया, ठीक है ना। चौधरी रहमत अली ने किस तरीके से थे, देखो ये क्या कर रहे थे, ये नक्शा बना रहे थे भारत का, यानी कि हमें अब हम अलग तो चाह रहे हैं, है ना, तो हमें कैसे कैसे होना चाहिए, कौन कौन सा एरिया हम लें, ठीक है, कौन कौन सा एरिया हम लें। अब इधर तो है पाकिस्तान, तो इन्होंने कहा कि देखो, एक तो क्या है कि जो पंजाब वाले एरिया यहाँ पे, भाई पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है ना। पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब की राजधानी क्या है, लाहौर, और भारत के पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, ठीक है। तो ये जो पंजाब वाले एरिया यहाँ पे मुस्लिम से ज़्यादा है, ये पंजाब ले लेंगे हम, है ना। कश्मीर वाले एरिया में मुस्लिम से, हम कश्मीर ले लेंगे। और जो अफ़गानिस्तान वाली एरिया है, पाकिस्तान, कश्मीर, अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा। दूसरा इधर जो सिंध है, सिंध प्रांत सुना ना, इंडस वैली वाला सिंध, ये हमारा हो जाएगा, ठीक। तो इनको मिला के इसने क्या बनाया, पाकिस्तान बनाया। देखो, P फॉर पंजाब, A फॉर क्या, अफ़गानिस्तान, K फॉर कश्मीर, S फॉर सिंध, आई तो ऐसी आ गया, S फॉर सिंध, और जो तान टी यानी तो ऐसी लगता है जगह के नाम में, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, है ना, उज्बेकिस्तान, ये तान तो ऐसी है। तो इस तरीके से क्या बना, पाकिस्तान इन्होंने नाम लिया। अब आते हैं, अब चलते हैं आगे, इतना क्लियर है।
अब जब इसका मुस्लिम लीग का क्या हुआ, 1940 में अधिवेशन हुआ, मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1940 क्या हुआ, लीग का लाहौर अधिवेशन, लाहौर में लाहौर अधिवेशन। भारत का कब हुआ था, मतलब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, 1929। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1928 के बाद 1929 में जो हुआ था, 1928 के बाद 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो लीग का क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ। इसमें अब कौन इसकी बागडोर किसके हाथ में आ गई थी, मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में आ गई थी। तो यहाँ पर इस अधिवेशन में जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की, किसकी, पाकिस्तान की मांग। ठीक है ना, ओपनली पाकिस्तान की मांग हो गई। ठीक, पाकिस्तान की मांग होगी 1940 में, पाकिस्तान की मांग होगी। अब आपको याद है पाकिस्तान की मांग की क्यों थी, है ना, क्योंकि इनको पता चल गया था कि हमारा कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि याद होगा आपको, जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, उसके तहत 1937 में क्या हुए थे, प्रांतीय चुनाव हुए थे, प्रांतीय चुनाव। ठीक है, प्रांतीय चुनाव हुए। इस प्रांतीय चुनाव में 8 में कौन जीती थी, कांग्रेस, और 2 में कौन जीती थी, मुस्लिम लीग। ठीक, फिर वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, तो 3 लाख सैनिकों को उसमें वर्ल्ड वार में झोंक दिया, जिसका पता कांग्रेस को नहीं था। तो कांग्रेस ने सबके सब 8 राज्यों से क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। अब ये जो त्यागपत्र दिया था, इस त्यागपत्र देने की खुशी में दिया कब था, ये 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 को, इसको मुझे ऊपर लिखना चाहिए था ना, ठीक है ना, 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के सामूहिक त्यागपत्र देने की खुशी में लीग ने क्या बनाया था, मुक्ति दिवस बनाया था, मुक्ति दिवस। ठीक है ना, फिर अपने लाहौर अधिवेशन में किसकी घोषणा कर दी उन्होंने, पाकिस्तान की मांग कर दी, पाकिस्तान की मांग कर दी। ठीक है ना, 1939। अब इसके बाद आपको पता है कि 40 में वो सब हुआ, अगस्त प्रस्ताव आया, 42 में क्रिप्स प्रस्ताव आया, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जब 45 आ गया, 1945 में वेवेल योजना आई। ठीक है ना, वेवेल योजना ने उस योजना पे डिस्कस करने के लिए क्या बुलाया, शिमला सम्मेलन बुलाया। शिमला सम्मेलन में जिन्ना भी पहुंचे, इन्होंने वहाँ पे अपना काम कर दिया। ठीक है ना, तो वहाँ पे इनकी बात नहीं मानी गई पाकिस्तान की, और के जो भी मुस्लिम जाएंगे किससे जाएंगे, लीग से जाएंगे, ये बात नहीं मानी गई। तो इन्होंने क्या किया, फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया। कब, 16 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1945 को क्या बनाया था इन्होंने, डायरेक्ट एक्शन प्लान, यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन प्लान। ठीक है ना, ये हो गया मुस्लिम लीग का शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा। ठीक है, आगे जब भैया जब पाकिस्तान बटेगा तब भी आप देखोगे। अच्छा, ये जो मोहम्मद अली जिन्ना था, है ना, जिन्ना कहाँ का था, गुजरात तक का था, और जिन्ना पढ़ा लिखा भी था। पढ़ा लिखा कैसे था, देखो जितने भी बड़े बड़े थे ना नेता, सब क्या थे, सब वकील थे। सरदार पटेल ये वकील, जवाहरलाल नेहरू वकील, गांधी जी तो सबको पता वकील ही थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी वकील था, लंदन से पढ़कर आया था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, अच्छा आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो था, इसके जो पेरेंट्स थे हिंदू थे, इसके पेरेंट्स क्या थे, हिंदू थे। कहाँ का था ये, गुजरात का था। जिन्ना कहाँ का था, गुजरात का था। जिन्ना कहाँ का था, गुजरात का, गुजरात के काठियावाड़ का। मोहम्मद देखो गुजरात के कहाँ का थे, काठियावाड़ का था, गुजरात काठियावाड़। ठीक है ना, गंगूबाई काठियावाड़ी, तो सबने मूवी का नाम तो सुनी हो, भले ही देखी ना हो, गंगूबाई काठियावाड़ी, है ना। तो गुजरात का था ये, और गुजरात में एक क्या थे, एक व्यापारी थे, है ना। गुजरात में से गुजराती लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर नॉनवेज नहीं खाते, है ना, गुजराती लोग। तो वहाँ पे एक व्यापारी थे, उनका नाम था पूंजा भाई ठक्कर, यानी कि ठक्कर फैमिली थी। ठक्कर फैमिली से कौन थे, पूंजा भाई ठक्कर थे। गुजरात में कौन थे, पूंजा भाई भाई। अच्छा, भाई जो लगता है ना, एक बड़े भाई के रेस्पेक्ट रूप में लगाता है अपने नाम में, पूंजा भाई ठक्कर। ठीक है ना, ये क्या थे, ये व्यापारी थे। अब व्यापारी किसका करते थे, झींगा मछली का व्यापार किसका करते हैं, भाई समुद्र के किनारे होता है, ये गुजरात समुद्र के किनारे है, तो वहाँ से किसका व्यापार करते थे, झींगा मछली का करते थे। अब जब झींगा मछली, ये बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन,
तो इनकी जो जाति की मतलब इनके जो ख़ानदान, इनकी जाति के जो लोग थे ठक्कर, इन्होंने इनको निकाल दिया यहाँ से, गुजरात से अपनी जाति से इसको निकाल दिया। फिर पूंजा भाई ठक्कर कहाँ गए, ये चले गए सिंध। भाई सिंध तो इंडिया में ही था, सिंध चले गए और सिंध जाकर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है ना। सिंध जाकर इस्लाम कबूल कर लिया, फिर ये वापस गुजरात आए, तो वहाँ पे ये वापस से तो अपनी उसमें जा नहीं सकते थे, ठीक है। अब इनके जो बेटे थे, इनके बेटे का नाम था जीना भाई ठक्कर और मीठी बाई। इनके बेटे का क्या नाम था, जिन्ना भाई ठक्कर, ठीक है। और इनकी वाइफ का क्या नाम था, मीठी बाई, ठीक है ना, मीठी बाई। वैसे कि ज़्यादातर को पता नहीं होगा, बहुत शॉकिंग सा लगा होगा कि मतलब इसकी फैमिली के बारे में पढ़ के, ठीक है ना। तो जिन्ना भाई ठक्कर को और मीठी बाई था। अब इनका जो बेटा था, इनका बेटा, देखो गुजरात में क्या होता है, गुजरात में ज़्यादातर ना अपने जो पिता का नाम अपने नाम के साथ लगाया जाता है, जैसे कि मोहनदास करमचंद गांधी, भाई नाम मोहनदास, उनके पिता का नाम आ गया ना साइड में करमचंद। वैसे भी जिन्ना भाई ठक्कर का पूरा नाम क्या था, जिन्ना भाई पूंजा भाई ठक्कर, जिन्ना भाई पूंजा भाई ठक्कर, ठीक है ना, मैंने आधा लिखा है। अब जिन्ना भाई ठक्कर का जो बेटा था उसका नाम इन्होंने क्या रखा, मोहम्मद अली। मुस्लिम बन गए थे, क्या रखा, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। अब इनके पिता का नाम इनके साथ आएगा जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना भाई, ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना भाई हो गया इनके बेटे का नाम। फिर ये कहाँ चलेगी, इंग्लैंड पढ़ने के लिए चाहिए, वहाँ से इन्होंने वकालत की, और वकालत भी बहुत अच्छे वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। भाई जवाहरलाल नेहरू के सीनियर थे, जवाहरलाल नेहरू के भी सीनियर थे, ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना जब इंग्लैंड गए तो इन्होंने अपने नाम से भाई हटा दिया, अब क्या बन गए, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद कहा था कि मैं मुसलमानों का धार्मिक गुरु नहीं हूँ, मैं उनका राजनीतिक गुरु या फिर नेता, धार्मिक नेता नहीं हूँ, मैं उनका राजनीतिक नेता हूँ, ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्लास में आपको मैं टॉपिक बता देती हूँ। हम क्या पढ़ेंगे, आज़ाद हिंद फौज के बारे में, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है ना, प्लस सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। भाई मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है लेकिन समझ तो आ जाता होगा ना, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।